हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर जो है क्रेमर्स रूल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये था कि कन्फ्यूजन, सर क्रेमर्स क्या होता है। देखिए, क्रेमर्स कोई नया चीज़ नहीं है, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के 2 वेरिएबल चाहे 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सोल्व करना। 2 वेरिएबल को जो इक्वेशन को सोल्व करते थे वहाँ पे मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद आया होगा। वही आपका आज के दिन क्रेमर्स रूल है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था वही फॉर्म है, कोई दूसरा नहीं है। और वहाँ पर आप रट्टा मारते होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको इजीली समझाने का काम करता हूँ। देखिए, आप पहले समझिए फंडामेंटल चीज़। आप वहाँ पे करते थे a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। ये रहा आपका, ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन 10th क्लास में पढ़े थे। और पढ़े थे सॉल्विंग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मीन्स ब्रज गुणन विधि। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड त्रियक गुणन विधि होता क्या है। वहाँ पे आप पढ़ते थे x बाई, आपको याद होगा ये चीज़ें b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे ये पढ़ते थे a2c1 माइनस ये a1c2 बराबर 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। याद आ रहा होगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। अब यहीं से इसको आप एक बार लिखते थे इसके इक्वल, एक बार इसको लिख देते हैं, तो x इक्वल टू जो आता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे आप समझिएगा। आप लिखते थे x इक्वल टू, ध्यान से समझिए, x इक्वल टू लिखते थे। जो ये है ये क्या है, तो x का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, x का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए और बाकी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म b1 c1 b2 c2, क्या इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो b1 c2 माइनस b2 c1, क्या यही है s, आपका यही आ गया, इक्वल टू y बाई। देखिए तो हम लोग जो यहाँ पर एक साइन चलाते हैं, प्लस माइनस का केस चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेकर चलते हैं। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट, अब y का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर a1 c1 a2 c2, इस डिटर्मिनेंट को निकालिए तो कितना आएगा a1 c2 माइनस a2 c1। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये a2 c1 माइनस a1 c2, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y के बटे में देखिए तो यही है कि नहीं है s। इस तरीके से लास्ट हमारे पास देखिए 1, यानी एक कांस्टेंट टर्म छोड़ दीजिए, आप केवल एक्स वाई का गुणांक लिखिए। यहाँ पर 1 बाई एक्स वाई का गुणांक लिखिए, a1 b1 a2 b2, इसके डिटर्मिनेंट निकालिए तो a1 b2 माइनस a2 b1, क्या यही आ रहा है s। तो इस तरीके से आप देखिए तो डिटर्मिनेंट ही प्रोसेस तो है यहाँ पर, कि जो डिटर्मिनेंट प्रोसेस से वर्क करते हैं वही आपका यहाँ पर बना हुआ है क्रेमर्स रूल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो है, समझिए इस वजह से कि ये x बाई, इसको आप नाम दे दिए d1, y बाई इसको नाम दे दिए d2, इक्वल टू 1 बाई ये नाम दे दिए d। तब तो आपके पास हो कितना गया, देखिए d1 कौन हुआ हमारा, ये वाला हुआ, d2 कौन हुआ, ये वाला हुआ, d कौन हुआ, ये वाला हुआ। क्लियर समझ में आया। तो यहाँ पर d1 का मतलब किसको आप छोड़े हैं, x के गुणांक को छोड़े हैं, d2 का मतलब y के गुणांक को छोड़े हैं, d का मतलब कांस्टेंट टर्म छोड़े हैं। अब यहाँ से बात करेंगे x बाई d1 बराबर 1 बाई डी, x इक्वल टू d1 बाई डी, ये रहा। नेक्स्ट बात करेंगे y बाई d2 बराबर 1 बाई डी, यहाँ से y इक्वल टू d2 बाई डी कर दीजिए। अब देखिए यही आपका क्रेमर रूल है, ये फॉर्म क्या है, क्रेमर रूल है। तो आप तो ये चीज़ बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ये नया चीज़ नहीं है कि क्रेमर रूल सर क्या होता है, क्या इसमें होता है। तो देखिए यह भी मेथड हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही है। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोग बताए हैं कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो जो मैट्रिक्स मेथड से आप सोल्व करते थे, तो वहाँ पे काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था। कि जब 3 वेरिएबल का होता था काफ़ी लेंदी होता था। बट ध्यान में रखिएगा कि हम ये जो बता रहे हैं आपके सिलेबस में नहीं है, ये बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पर यदि हमको दिख जाता है उस तरह का, तो हम इस मेथड का यूज करके आसानी से सोल्व कर लेते हैं। और वहाँ पर जो एग्ज़ाम हॉल की बात रही तो वहाँ पे लिखता है यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आपको उसी मेथड से करना है। और यह जो है डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है, ये डिटर्मिनेंट का फुली यूज है, इसके अंदर मैट्रिक्स कोई एंट्री नहीं है। अब देखिए हम लोग समझें व्हाट इज क्रेमर रूल। देखिए आप तो फंडामेंटल से वहाँ समझ गए होंगे। वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम लोग जो है यानी कि एक समीकरण लेते हैं, 3 समीकरण, इस पर विचार करते हैं। अच्छा, हम मैक्सिमम वेरिएबल का आपको लेकर चल रहे हैं कि जो आपको मान लेते हैं कि फ्यूचर टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है IIT, BHU, NDA, ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम के लिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, और इन दोनों के लिए तो बहुत नॉर्मलाइज चीज़ है। आपको बहुत ले आएगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर करने वाला आएगा। और दूसरा चीज़ आएगा कि मान लेते हैं कि आपको इक्वेशन दे दिया गया और इसका बोला गया कि सॉल्यूशन सेट है, तो बस आपको जो ऑप्शन है ना उसी ऑप्शन को रख कर चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा वो ऑप्शन इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। बट इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, इसमें आना पड़ता है। वहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात बोलता है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास और नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल। देखिए ट्रिवियल का मतलब है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ट्रिवियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल, माने इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा इसको। और डिटर्मिनेंट का मान जो ये डी लिखे हैं इसका मान जो है 0 के बराबर आ जाए तो नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इट हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से। देखिए हम लोग अपने मेन मुद्दा पे आते हैं कि ये हम लोग मान लिए कि a1x b1y प्लस c1z बराबर d1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 ये सेकंड, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड d बराबर। देखिए अब आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ से पहले क्या लिखते थे आप, मैट्रिक्स लिखते थे। मैट्रिक्स बनाते थे a1 b1 c1, a2 b2 c2, A3 B3 C3 ऐसे बनाया करते थे। ठीक है, बट आपको यहाँ से मैट्रिक्स नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट कहिए। ये जो D लिखे हैं इसमें क्या है, हमारा x y z का कोफिशिएंट है, यानी राइट साइड वाला छोड़कर बाकी जो दिख रहा है x का y का कोफिशिएंट देखिए। फर्स्ट इक्वेशन a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकेंड रो, a3 b3 c3 थर्ड रो। ये आप डी नोट कर दिए। अब d1 देखिए, d1 क्या है आपका, तो d1 का मतलब होगा कि यदि आपको दिक्कत लगेगा तो मैं बोलूँगा d1 की जगह x कर दीजिए, dx, dy कर दीजिए और dz कर दीजिए। ये डिनोटिंग क्या समझ में आ रहा है, dx का मतलब हुआ कि x का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, x का कोफिशिएंट छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। अब आपके पास जो यहाँ शुरू में लिखे थे यहाँ पर उसकी जगह पर क्या फिल करेंगे, राइट साइड वाले d1 d2 d3, जहाँ छोड़ेंगे उसकी जगह पे ये लिख देंगे राइट साइड वाला, और बाकी आपका ये दोनों सेम रहेगा। देखिए b1 c1, b2 c2, b3 c3 सेम। इसी तरह का dy करेंगे तो y का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, यही जो d है इसी में से y का कोफिशिएंट छोड़ेंगे। देखिए तो x का कोफिशिएंट a1 a2 a3 ये नोट हुआ। अब यहाँ पर का कोफिशिएंट छोड़े हैं तो जो छोड़ेंगे जहाँ पर ना, जो कोफिशिएंट छोड़ेंगे उसकी जगह पर हम अपना राइट साइड वाला नोट करेंगे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। और ये देखिए c1 c2 c3 है, dz हमारा ये रहा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और ये जो dz करने का मतलब z की कोफिशिएंट छोड़ेंगे, c1 c2 c3 छोड़ देंगे तो d1 d2 d3 हो गया। ठीक, अब देखिए यदि आपके पास डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए, ध्यान से समझिएगा कि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाए तो इसकी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी x y z का जो मान आएगा ना एक एक करके नहीं आएगा। वो हो सकता है कि बहुत सारा मान आने लगे
या तो सॉल्यूशन ही ना हो, ऐसी भी बातें हो सकती है। ठीक है, तो आपको अभी वो चीज़ें नहीं समझनी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगे हैं, सर मुझे कैसे पता कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो मैं बोलूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको यदि एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दे दो, बड़ा सा आपके लेवल का बड़ा एग्ज़ाम IIT है और वो पूछा है आज तक, तो वो पूछा है हैविंग इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो के का मान बताओ, लैम्डा का मान बताओ। इसके प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो ये डिटर्मिनेंट है इसका मान बराबर 0 लिखो यहाँ पर और यहाँ से अपना मान निकाल लो। आपको ये नहीं नेचर पूछे जाएंगे कि इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, वो नेचर पूछा जाएगा कहाँ। देखिए, जब आप BSc करते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक चैप्टर होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ लेंगे तो वहीं पर सब कुछ आपको डिफाइन किया जाएगा कि रैंक के थ्रू कि हमारा नेचर कैसा बनेगा। ठीक, वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अभी देखिए D इक्वल टू, आप समझ लीजिए फिर से कि D कौन है, XYZ का कोफिशिएंट वाला हमारा डिटर्मिनेंट है। dx कौन है, x का कोफिशिएंट छोड़कर बाकी सभी को नोट कर देना है। dy कौन है, y का कोफिशिएंट छोड़कर बाकी नोट करना है। z का कोफिशिएंट छोड़कर dz नोट करना है। यानी ये है गया। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 न हो तब आप x बराबर क्या नोट करेंगे, तब इसको आप dx/d कर दीजिए, इसको y बराबर dy/d कर दीजिए और इसको dz/d कर दीजिए। समझ में आया। अब हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए 2 वेरिएबल की क्वेश्चन तो आप सिंपली लगा लेंगे इस टाइप से, बट मैं आपको 3 वेरिएबल के क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। 3 वेरिएबल की क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, यह है हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। अब इसमें बात करना है सॉल्व दिस सिस्टम, solve the system of the following equations। देखिए लिखा है 2/x 3/y 10/z इक्वल टू 4 1 रहा। नेक्स्ट 4/x 6/y 5/z इक्वल टू 1 सेकेंड रहा। 6/x 9/y माइनस 20/z टू 2 रहा। ये अब यहाँ से अब देखिए, इसको केवल बोला गया है कि सॉल्व करना है, आपको ये नहीं बोला गया किस मेथड से करना है। तो आप उसी मेथड से कीजिए जहाँ से आपको इजीली लगता है। और मैं बता दूँ, इसमें क्रेमर रूल ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए, ये बाई करके है, तो आपको एक सजेस्ट मैं कर रहा हूँ कि 2/x है। देखिए, तो उसको आप 2 × 1/x तो लिख सकते हैं। 3/y है, तो 3/y को 3 × 1/y लिख सकते हैं। 10/z है, उसको 10 × 1/z लिख सकते हैं। अब इसको क्या करिए कि u मान लीजिए, 2u हो जाएगा। इसको v मान लीजिए, 3v हो जाएगा। इसको w मान लीजिए, तो 10w हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v and 1/z इक्वल टू w। देयरफॉर आप इक्वेशन 1 से आइए। इक्वेशन 1 से देखिए 2u 3v 10w इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आप सेकंड से आइए।
सेकेंड से देखिए 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर मान लीजिए बी है। नेक्स्ट आप थर्ड से आइए। थर्ड में आपके पास है 6u 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर आपका सी है। ठीक, अब इनको मुझे सॉल्व करना है। तो बाई क्रेमर रूल्स हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट कर देते हैं डी। अब देखिए ये हमारे पास 2 3 10 यू भी डब्लू का कोफिशिएंट 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 ये निकाल लीजिएगा, 1200 आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी यू के बारे में। यू का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर लेकर आइए किसको 4 1 2 को। यू का कोफिशिएंट छोड़ देना है, बाकी आपका रहेगा 3 माइनस 6 9। भी का कोफिशिएंट डब्लू का रहेगा 10 5 माइनस 20। ये आप निकाल लें, ठीक है। ये शायद आएगा आपका 600, देखना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसको। देखिए इसमें डी वी क्या होगा। डी वी देखिए भी का कोफिशिएंट छोड़ना है, यू का तो लिखाएगा 2 4 6। ये आ गया हमारा 3 माइनस भी का कोफिशिएंट छोड़ देना है तो 4 1 2। ये रहा 10 5 माइनस 20। ये भी आप देख लीजिए कितना आता है। उसके बाद डी डब्लू, ये देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। डब्लू की कोफिशिएंट छोड़ना है 2 4 6 लिखाएगा, 3 माइनस 6 9 लिखाएगा। यहाँ पे डब्लू की कोफिशिएंट छोड़ा जाएगा 4 1 2 होगा। ये देख लेते हैं, ठीक है, मिला लेते हैं कहाँ क्या आएगा हमारा। अब इसमें हम लोग ये हमारे पास 600 400 और 240, ठीक है। अब बात करते हैं, ये डिटर्मिनेंट का मान आप खुद से निकाल लीजिए। अब जैसे ही आपका निकल गया तो आप यू भी डब्लू पहले निकालना चाह रहे हैं। देयरफॉर यू इक्वल टू डी यू बाई डी कर दीजिए। डी यू देखिए कितना है आपका 600 और ये कितना है 1200। कैंसिल हुआ, कितना आया 1/2। यू इक्वल टू आ गया, और यू इक्वल टू आप माने कितना है तो लेट के 1/x। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट v इक्वल टू डी भी बाई डी। डी वी कितना है 400 और ये कितना 1200, कटकर कितना आया 1/3। और v किसको माने हुए थे 1/y को, तो यहाँ से y इक्वल टू बता दीजिए 3 रहा। नेक्स्ट w इक्वल टू डी डब्लू बाई डी। डी डब्लू कितनी है आपका 240 और y कितनी है 1200। ये कैंसिल होकर 1/5। और w किसको लेट किए थे z को, यानी 1/z को। कंपेयर लगा दीजिए, z इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारा जो आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5, ये मेरा रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से ध्यान से समझिए, कोई भी आपको करना है। जैसे हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। हालांकि ये भी ग्रेजुएशन का ही टॉपिक है, बट आपको कॉम्पिटिटिव में ये काम में आता है। ये आपका 2x माइनस 4y 3z इक्वल टू 5 है, ये रहा। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, ये नेक्स्ट 3y प्लस z इक्वल टू 1 एंड
एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 11 कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? बाय क्रेमर रूल। क्या करेंगे क्रेमर रूल में हम लोग यहाँ से बात करते हैं डायरेक्टली। अब इसमें वो चीज़ें मानने वाली बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा कि सॉल्यूशन में देखिए आप पहले जो गिवन है इक्वेशन 1 2 3 आप यहाँ से नोट करेंगे डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट क्या है आपका, तो डिटर्मिनेंट है डी कौन नोट होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखिए 2 -4 3, ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है 0 3, यहाँ पे 1, नेक्स्ट 1 1 3, इसका मान तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट डी एक्स, देखिए डी एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट छोड़ देना है, तो बाकी दो का लिखाएगा -4 3 1 3 1 3, ये दो लिखाया। अब एक्स की कोफिशिएंट की जगह पे कौन लिखाएगा, राइट साइड 5 1 11, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डी वाई देखिए, अब वाई के कोफिशिएंट छोड़ना है, एक्स का कोफिशिएंट नोट करना है 2 0 1 और जेड का 3 1 3। अब ये वाई वाला छूटेगा, वाई वाला की जगह कांस्टेंट टर्म लिखिए 5 1 11, ये डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डी जेड देखिए, डी जेड क्या है आपका, जेड का कोफिशिएंट छोड़ दो। अब देख लो 2 0 1, वाई का कोफिशिएंट देख लो -4 3 1 और जेड का कोफिशिएंट छोड़ दिए, उसकी जगह पे आ जाएगा राइट साइड हमारा ये रहेगा। अब इसका मान निकाल दीजिए। अब देखिए ये मान निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं x इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इक्वल टू डी वाई बाई डी और z इक्वल टू डी जेड बाई डी। देखिए यहाँ से dx आपका निकल जाएगा, dy निकल जाएगा, dz निकल जाएगा। dx जो निकलेगा उसके बाई d कर दीजिए, dy जो निकलेगा उसके बाई d कर दीजिए, dz जो निकलेगा उसके बाई d कर दीजिए। ये x बाई z की वैल्यू हो गया, समझ में आया? तो यहाँ से आप क्रेमर रूल अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। आप 2 वेरिएबल पे भी लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा समझ लीजिए, आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको भी अच्छे तरह से आप डिस्कस कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास ये है कि मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है, करना है x + 2y = 5 और नेक्स्ट 2x - y = 3। ये दो इक्वेशन है। अब क्या करते हैं सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट तैयार करते हैं। एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 2 2 -1, ये कितना आएगा हमारा -1 और ये -4 -5 नॉट इक्वल 0, यानी सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब ये आप क्या करेंगे dx का मतलब डिटर्मिनेंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे राइट साइड आ जाएगा और ये कहेंगे -5 -6 -11। नेक्स्ट बात करते हैं हम dy हमारा होगा, y का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, x का कोफिशिएंट 1 2, y छूट गया, उसकी जगह पे आ गया 5 3 -7। अब इसकी जगह पे बात करते हैं कि x इक्वल टू डी एक्स बाई डी। डी एक्स की जगह पे देखिए -11 बाई -5 11/5। y इक्वल टू नोट कर दीजिए y डी वाई बाई डी वाई आपका कितना आया -7 बाई -5 7/5। इस तरीके से आप आसानी से निकाल लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रेमर रूल। 2 वेरिएबल का करना है या 3 वेरिएबल का करना है, आप इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को मैंने लगाइए और 1-2 अपने बुक से भी और भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि इसके ट्रिक के बारे में, ठीक है।
कि पहले इसकी ट्रिक सीखेंगे। डिटर्मिनेंट में कुछ ट्रिक है जो जितने वीडियो लेक्चर आप देखें, यदि नहीं देखे हैं तो पीके एकेडमिक चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देखिए, सारे वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और प्लस हम लोग अब आगे जो सॉर्ट करना है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, उनके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की ट्रिक देखेंगे। और उसके बाद लास्ट लेक्चर देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज क्या हैं, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये 4 हमारे पास है। और उस 4 करने के बाद हम लोग की ये मैट्रिक्सेज एंड डिटर्मिनेंट 2 यूनिट फिनिश हो जाएगा। ओके।